हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। ये है अपनी इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश की क्लास में आज हम पढ़ेंगे जो सेक्शन डी होगा आपका पेपर का मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं। और इसमें जो आपका सेक्शन डी होगा उस डी में जो क्वेश्चन नंबर है 14, 14वां जो प्रश्न होगा वहाँ से आगे वाले 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, टोटल 18 क्वेश्चंस आएंगे आपके मेन क्वेश्चंस। उसके बाद में इसमें सब क्वेश्चंस भी होंगे। तो 14वें प्रश्न से आगे का जो भाग है वो आज अपन कंप्लीटली हल करने वाले हैं। तो 14वां जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। दो प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है और ये एक प्रश्न रहेगा आपका 4 नंबर का। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि किट्स इज अ लवर ऑफ नेचर। जॉन किट्स जो हैं ये एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं। जस्टिफाई दिस इन लाइट ऑफ द पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी में से जो एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो इनकी कविता है जॉन किट्स के द्वारा लिखित, इस कविता के आधार पर आप ये बताइए, ये जस्टिफाई करिए कि हाँ किट्स जो है वो अ पोइट ऑफ लवर ऑफ नेचर जो है वो है, कि भाई एक प्रकृति प्रेमी कवि है। तो बिल्कुल हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। और आपको देखो कि अगर 60 शब्दों में अगर पूछा है तो 6, 7 से 8 लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। और कैसे लिखेंगे कि आप पूरी कविता याद रखिए, आपके माइंड में होगा ना कि उसकी पूरी पोइम क्या है। और अगर आपको पोइम आपने अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं, हमने वन शॉट क्लास इसकी रेडी कर रखी है। हालांकि हम पहले एक एक पढ़ चुके हैं पोइम, और पूरी वन शॉट क्लास जो है वो अपनी बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है, तो जरूर उसे पढ़िएगा। तो उस कविता को अगर आपने याद रखा तो जो जो चीजें उस कविता में बताई वो सारी माइंड में रखिए और फिर लिखिए आंसर। और कैसे लिखेंगे कि द पोइट लव्स नेचर एंड डिस्क्राइब्स इट्स ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर ब्लेसिंग्स फॉर मैन एंड अदर क्रिएचर्स। भाई कवि जो क्या करता है, प्रकृति प्रेमी है, वो प्रकृति से प्यार करता है, वो प्रकृति की विभिन्न सुंदर चीजों के बारे में हमें बताता है जो मनुष्य के लिए और दूसरे जो प्राणी हैं उनके लिए एक प्रकार से वरदान है। ही सेज, वो क्या कहता है, देखो कवि क्या क्या कहता है प्रकृति के बारे में, क्या कहता है, दैट आवर अर्थ इज एन इन्फिनिट सोर्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर। हमारी पृथ्वी जो है ये प्रकृति की सुंदर चीजों का खजाना है। इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में, वी फॉरगेट आवर सॉरोज एंड सफरिंग्स, हम हमारे दुख और तकलीफ भूल जाते हैं। आप कभी प्रकृति की गोद में तो बैठिए, हरे भरे पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया में बैठिए, हरे भरे फूल रंग बिरंगे फूलों के पास कभी बैठिए, बहते झरने बहती नदियों के पास बैठिए, समुद्र के किनारे कभी बैठिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाके बैठिए, आप सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, आप प्रकृति की सुंदर चीजों को तो देखिए ना। तो उसे ही तो कहते हैं प्रकृति की गोद में बैठना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए अपनी जो तकलीफें हैं, दुख हैं, उन सबको भूल जाते हैं। आगे क्या कहता है कि द जॉय दैट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर गिव्स अस, ये जो प्रकृति की सुंदर चीजें हैं, ये जो हमें खुशियां देती है, वो खुशी टेक्स अवे आवर द सैडनेस फ्रॉम आवर डार्क एंड बर्डन स्पिरिट्स। तो हमारी जो आत्माएं, हमारी जो भावनाएं, उसके ऊपर जो एक बोझ है ना उसको हटा देती हैं ये सुंदर चीजें। अवर लाइफ इज एबल टू ओवरकम मैनी इल्स फ्रॉम बीच इट सफर्स, बहुत सारी जो परेशानियां हैं उससे हम बाहर निकल जाते हैं। इट इज सो विद द हेल्प ऑफ द जॉय इट फाइंड्स इन नेचर। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि प्रकृति में जो हम ऐसी इन भिन्न विभिन्न जो है वो हमें आनंद देने वाली, हमें खुशी देने वाली चीजों को जब हम देखते हैं तो ऐसा हो पाता है। तो प्रकृति की सुंदर चीजों का वर्णन कितना सुंदर ढंग से किया है। क्या अब भी हम इसे लवर ऑफ नेचर नहीं मानेंगे? क्या अब भी हम जॉन किट्स को प्रकृति प्रेमी कवि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है और मिलेंगे आपको पूरे के पूरे 4 नंबर। अथवा में मिलेगा, चूंकि मैंने पहले ही बताया आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे इस क्वेश्चन नंबर 14 में। आप चाहो तो पहले वाला करो, आप चाहो तो दूसरे वाला करो। तो देखो दूसरे वाला क्या है, इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि व्हाई डज द पोइट कॉल पीपल सिंगल माइंडेड। यहाँ पे कवि जो है ना लोगों को सिंगल माइंडेड क्यों मानता है, एक दिशा में सोचने वाला क्यों मानता है। Why does he warn us about this, वो हमें इसके बारे में चेतावनी क्यों देता है। एंड what advice does he give in this regard, और इससे संबंधित वो हमें क्या एडवाइस क्या देता है, सलाह क्या देता है। कीपिंग क्वाइट, पोइम जो है उसके आधार पर हमें ये आंसर देना है। तो देखो भाई
कि द पोइट कॉल्स पीपल सिंगल माइंडेड बिकॉज दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन परस्यूट ऑफ वेल्थ, कंफर्ट्स एंड फिजिकल प्लेजर। इसलिए क्योंकि हमेशा लोग खुशियों के पीछे भागते हैं, धन संग्रह के पीछे भागते हैं, शारीरिक सुखों के पीछे भागते हैं। क्या लिखता है कि लोग हमेशा धन का पीछा करते हैं, सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं और शारीरिक सुखों के पीछे भागते हैं। दिस सीजलेस एक्टिविटी, सीजलेस का मतलब होता है कभी समाप्त न होने वाले, एक्टिविटी मीन्स गतिविधि, बिकम्स अ रेस, ये एक दौड़ बन जाती है, दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, इसका कोई अंत नहीं है। आप एक ही तो दिशा में जा रहे हो ना, आपने दूसरा पक्ष कभी सोचा भी नहीं है। वी हैव नो स्पेयर टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट और थिंक अबाउट आवर एक्शंस, हमारे पास समय ही नहीं है कि हम अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखें, समझें या हमारे अपने भीतर झांकें। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर्दर्शन, अपने भीतर झांकने का हमारे पास समय ही नहीं है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वी डू नॉट अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स एंड द एम ऑफ आवर लाइफ, हम अपने आप को नहीं समझ पाते, हमारे जीवन के उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते। द बेस्ट कोर्स वुड बी टू स्टॉप, इसलिए सबसे अच्छी बात क्या होगी, रुकिए, थोड़ी देर के लिए रुकिए, रीइवैल्यूएट, अपना आत्म मूल्यांकन करिए, एंड मेक करेक्शंस इन व्हाट वी डू, और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें सुधार कीजिए। तो इसीलिए यहां पे कहा गया भाई हम सिंगल माइंडेड हैं, हम केवल एक दिशा में सोचते हैं, हम केवल आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हमने कभी इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, आत्मदर्शन नहीं किया। चलिए, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 60 वर्ड्स में लिखना है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद में फिर से 2 मिलेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस। 15वां जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, 2 into 2, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डज द पोइट एडवोकेट इन द पोइम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट पोइम में कवि किस बात की वकालत करता है, क्या बताने का प्रयास करता है। तो देखिए, द पोइट एडवोकेट्स द इंपोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस, कवि कहता है शांत रहना और चुप रहने का लाभ क्या है उसके बारे में बताता है। ही इंस्पायर्स पीपल टू इंट्रोस्पेक्ट, यहाँ पे कवि लोगों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, एंड मेक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ देयर फेलो मैन, और फिर क्या करता है, एंड मेक द स्पिरिचुअल कनेक्शन विद देयर फेलो मैन, अपने साथियों के साथ में एक भावनात्मक जुड़ाव कैसे हो उसके बारे में बताता है। सो दैट द वर्ल्ड वुड बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन, तो इससे क्या होगा, संसार जीवित रहने के लिए या जिसमें जीने के लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्थान बन जाएगा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें इस तरीके से आपको याद रखनी है। अगर आपको कंप्लीट पोइम याद है ना, तो आप कुछ भी 2-4 लाइनें आराम से लिख सकते हैं, बट आपको पोइम पहले पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। हमने डिटेल पोइम भी यहाँ पे आपको समझा रखी है और उसकी समरी भी अलग से समझ चुके हैं। दोनों चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए, उन पोइम्स को पढ़िए। अब देखिए, इसी क्वेश्चन का 15वें का जो दूसरा है क्वेश्चन वो ये है कि हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर, आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो उसके खुद के कैरेक्टर से भिन्न कैसे हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोइम में से लिखना है। तो देखिए कि द टाइगर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर लाइफ, उसके खुद के जीवन से उसके जो टाइगर्स जो उसने पिक्चर्स बनाई है उस पर्दे पर, उस पैनल पे, वो बिल्कुल डिफरेंट है। दे आर फियरलेस, वो बिल्कुल निर्भय है, कोई डर नहीं है उन्हें, पेड़ों के नीचे खड़े आदमियों से वो नहीं डरते हैं। प्राउड, बड़े गर्वीले हैं, एंड फ्री, और बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ऑन द अदर हैंड, या इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो जेनिफर इज टिमिड एंड स्लेविश, जेनिफर कायर है, जेनिफर जो है वो डरपोक है, और जेनिफर जो है वो एक प्रकार से दास रूप में है, या फिर यूं कह सकते हैं गुलामी की जिंदगी जी रही है, जबकि उसी के द्वारा बनाए गए टाइगर्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हो गया 15वां क्वेश्चन। उसके बाद आएगा 16वां प्रश्न, एक बार फिर से 60 वर्ड्स में आपको लिखना होगा आंसर। यहां पर देखिए 2 बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है। तो क्या लिखा हुआ है 16 में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स,
4 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 में से कोई एक करना है और 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी द एनिमी। ये जो एनिमी स्टोरी है ना, डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर की वाइफ के बारे में, डॉक्टर्स के नौकर और वो जो जो अमेरिकन नेवी का, यूएसए नेवी का जो सिपाही है और फिर वो फौजी, और ये सब क्या है, संदेश क्या है इसका। तो देखिए इसका मैसेज क्या है कि दिस स्टोरी गिव्स द मैसेज ऑफ ह्यूमन लव एंड ब्रदरहुड। इसमें क्या संदेश दिया हुआ है कि चाहे आपका दुश्मन ही क्यों नहीं हो, अगर वो घायलावस्था में है, अगर वो आपके दरवाजे पर आया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मानवता दिखाइए उसके प्रति, आप उसके प्रति भ्रातृत्व दिखाइए। भाई मानवता जो है ना, भले ही वो दुश्मन देश का हो, लेकिन कम से कम उसकी जान बचे। तो ये संदेश दिया है। इट टीचेज अस टू राइज अबव नैरो फीलिंग्स ऑफ नेशनलिटी एंड कंसीडर द होल वर्ल्ड एज आवर फैमिली। ये हमें सिखाता है कि आप जो देश, एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता की जो संकीर्ण भावना है उसे बाहर निकलिए, संपूर्ण विश्व को अपना घर मानिए। जैसे भारत कहता है ना वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जो तो उसी तरीके से ये कहानी हमें बताती है। वी लर्न टू डेवलप ह्यूमन फीलिंग्स इन अस एंड पुट देम अबव एवरीथिंग एल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। हमें हमारे भीतर मानवीय भावनाएं जगानी है और हमें उन बाकी समस्त चीजों के ऊपर जो है वो इन मानवीय भावनाओं को रखना है। इन द स्टोरी डॉक्टर सदाओ सेव्स द लाइफ ऑफ द सोल्जर ऑफ द एनिमी कंट्री। और यही संदेश इस कहानी में दिया गया है कि डॉक्टर सदाओ अपने दुश्मन देश के सैनिक का जीवन बचाते हैं, जिंदगी बचाते हैं, उसे ठीक करते हैं और उसे सुरक्षित रूप से वहां से निकालते भी हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसी 16 का जो और वाला आपको मिलेगा क्वेश्चन अथवा वाला भी मिलेगा, वो ये है कि डेरी सफर्स फ्रॉम एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हाउ फार इज हिज फैमिली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ हिज माइंड ऑन द फेस ऑफ इट। जो कहानी है इसमें डेरी की जो कंडीशन है उस कंडीशन के लिए उसकी फैमिली कितनी जिम्मेदार है ये बताना है। तो देखिए भाई कि डेरी हैज एन एसिड बर्न फेस, उसका चेहरा जो है वो एसिड से जला हुआ है। He hates people staring at him and therefore avoids their company. लोग उसको घूरते हैं, देखते हैं ना, वो उसको अवॉइड करता है, वो घृणा करता है कि लोग उसको ऐसे देखें नहीं, इसलिए वो लोगों के पास ही नहीं जाना चाहता, उसकी कंपनी से दूर रहता है। एंड इन माई व्यू हिज फैमिली इज वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मेरे दृष्टिकोण में उसका परिवार बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। दे डू नॉट ट्रीट हिम एज अ नॉर्मल बॉय। उनका परिवार स्वयं उस बच्चे के साथ एक सामान्य बालक की तरह व्यवहार नहीं करता है। दे शो टू मच सिंपैथी विथ हिम, बहुत ज्यादा सिंपैथी उसके प्रति दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। दे मेक हिम फील ही विल नेवर बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। और वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो कभी सामान्य जीवन जी नहीं पाएगा। दस इसलिए दे डू नॉट लेट हिम डिवेलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए तो वो परिवार उस बच्चे में आत्मसम्मान का भाव जागृत नहीं कर पाता है। दे मेक हिम फील दैट ही टोटली डिपेंड्स ऑन देम। और वो इस तरीके से उसे महसूस कराते हैं कि वो अपने परिवार पर निर्भर रहे। नेक्स्ट देखिए, तो ये रहा 16वां और फिर अब है 17वां क्वेश्चन। अब 17वें क्वेश्चन में फिर से आपको मिलेंगे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स, और इसमें अपन करेंगे जो अपना हाँ विस्तार जो बुक है उसमें से दो छोटे, एक बड़ा करना पड़ेगा, इसमें से दो छोटे क्वेश्चंस। तो पहला क्या है कि हाउ इज अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस यू लिव इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में से लिया गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अंटार्कटिका किस तरीके से भिन्न है उस ग्रह से जिसमें आप रहते हैं, उस प्लेस से। तो अंटार्कटिका इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर आई लिव इन मैनी वेज। कई तरीके से भिन्न है। कैसे? देयर आर नो ट्रीज, वहां पे कोई पेड़ नहीं है। नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स, वहां पे किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग नहीं है। ओनली वेस्ट स्ट्रेचेज ऑफ आइस कैन बी सीन ऑल अराउंड। वहां केवल बर्फ बर्फ और बर्फ, आइस ही देखी जा सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 17 का नंबर 2 है कि वाई डिड जिटकाला सा फील अनकंफर्टेबल इन डाइनिंग रूम। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर में से लिया गया क्वेश्चन है। तो जिटकाला सा की इस कंडीशन के बारे में बताइए। तो लिखेंगे जिटकाला सा वॉज इन अ टोटली न्यू कल्चर इन अमेरिका। सी फेल्ट दैट द इंडियन गर्ल वर इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड
एंड ऑल दिस मेड हर फील अनकंफर्टेबल। तो इन सारी चीज़ों ने उसे अनकंफर्टेबल फील करवाया था। और अब है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। 6 प्रश्न 6 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। फर्स्ट है, साम वॉज एट द थर्ड लेवल फॉर। साम थर्ड लेवल पे कितने टाइम के लिए रहा था? 2 months, 2 days, 2 weeks एंड 2 years। तो करेक्ट आंसर रहेगा 2 weeks। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट, ऑप्शन 2 weeks। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वांट द किंग टू रिमेन केयरफुल वाइल हंटिंग द। वो जो उस राज्य का जो एस्ट्रोलॉजर जो था, उसने राजा को सचेत किया था कौन सा टाइगर मारने के दौरान। कौन सा टाइगर मारे तब उसे सचेत रहना है? फर्स्ट, 99th, 100th या ऑल द अबोव। तो उसने कहा था 100वां टाइगर जब मारे तो राजा को सचेत रहने की जरूरत थी, ऐसा उसे चेताया था, ऐसा उसे जो है वो सचेत किया था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द रिएक्शंस ऑफ सदाउस फैमिली सर्वेंट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर। जब डॉक्टर सदाउ ने कहा कि मैं डॉक्टर की मदद करूंगा, नहीं मैं उस सैनिक की मदद करूंगा, तो उसके जो फैमिली नौकर थे उनका क्या रिएक्शन था? दे वर अनहैप्पी एंड फ्राइटन, डरे हुए नाखुश थे। दे वर नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, न तो खुश थे न ज्यादा दुखी थे। दे वर हैप्पी एंड कोऑपरेटेड विथ हिम, क्या वो उसके साथ खुश थे और उसकी मदद करना चाहते थे? या दे वर अनटच्ड फ्रॉम दिस इंसिडेंट। तो करेक्ट आंसर क्या था कि उन्होंने मना कर दिया था, हम किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। वो दुखी थे, वो डरे हुए थे कि एक दुश्मन देश का सिपाही उनके घर में है, तो भाई ये तो एक राष्ट्रद्रोह का केस बन जाएगा, इसलिए वो पूरी तरह से भयभीत थे, वो पूरी तरह से डरे हुए थे। नंबर 4 है कि बर्निंग ऑफ फोसाइल फ्यूल्स रिलीजेस। जो जीवाश्म होते हैं वो जब जलते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन। तो राइट आंसर रहेगा कि वो जो फोसाइल्स जो होते हैं वो जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। मिस्टर लैम कौन था? एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, अ पेसिमिस्टिक मैन, अ नॉटी मैन एंड अ क्रूल मैन। एक आशावादी व्यक्ति था, एक निराशावादी व्यक्ति था, एक बहुत ही बदमाश प्रकृति का था या क्रूल था? तो ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, एक आशावादी व्यक्ति था। और लास्ट क्वेश्चन है, नोइंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बामा बिकेम। बामा क्या बना? तो बामा बना एंग्री, दुखी हुआ। क्या देख करके? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातियों में जो भेद है उसको जान करके बामा जो है वो नाराज हुआ। तो बच्चों ये हमने किया है इंग्लिश का एक मॉडल पेपर कंप्लीट। ये है मॉडल पेपर नंबर 10। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे भागों में हमने इसे कंप्लीट किया है और सारे चैप्टर्स को हमने कवर करते हुए बहुत डिटेल में मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, चाहे वो पोइट्री सेक्शन से हो, चाहे वो प्रोज सेक्शन से हो, फ्लेमिंगो बुक से, चाहे वो विस्टाज का हो, या फिर ग्रामर वो सेक्शन हो, या फिर कंपोजिशन शॉर्ट एंड लॉन्ग, एवरीथिंग वी हैव सीन कंप्लीटली एंड विथ डिटेल्ड। एंड नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी तो उसमें जो है वो आप क्या पढ़ना चाहेंगे आप मुझे बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट क्लास को अपन लेते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो जरूर करिए, मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए। थैंक यू, बाय, थैंक यू वेरी मच।